नमस्कार, डीजी न्यूज़ के बातचीत कार्यक्रम में आपका स्वागत। मैं हूं प्रकाश हिंदुस्तानी। आज इस कार्यक्रम में हमारे साथ हैं देश के जाने माने उद्योगपति, मीडिया टाइकून और टॉप 50 इन्फ्लुएंशियल लोगों में से एक श्री रमेश अग्रवाल जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। इस कार्यक्रम में आपसे बात करके हमें खुशी हो रही है। 30 साल पहले आपने इंदौर में दैनिक भास्कर की शुरुआत की थी और 30 साल बड़े उपलब्धियों भरे रहे। आप एक देश के टॉप मीडिया टाइकून माने जाते, तो ऐसा क्या आपने किया, क्या चमत्कार किया, कैसे किया ये? ऐसा था कि जब हम लोगों ने अखबार इंदौर से चालू किया, उसके पहले हमारा मध्य प्रदेश में तीसरा स्थान था। अगर मध्य प्रदेश की हम बात करें, मध्य प्रदेश में नई दुनिया, नव भारत और भास्कर 3 अखबार हुआ करते थे। तो भास्कर का स्थान तीसरा था। हम लोग भोपाल, ग्वालियर में हमारा सर्कुलेशन ठीक था। फिर हमने जो सोचा कि उस समय इंदौर मध्य प्रदेश की कमर्शियल कैपिटल था और आज भी है, तो इसलिए जब तक आपका इंदौर में फुटप्रिंट नहीं हो तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते। और जब हम इंदौर की तरफ देखते थे तो लगता था कि इंदौर में एक बहुत विशाल बट वृक्ष खड़ा हुआ है, जिसको हम नई दुनिया के नाम से आज पहचानते थे उस समय। और उस बट वृक्ष को मैं कहूँगा कि अखबार काफ़ी अच्छे उसमें संपादक थे, अखबार निकलता था। लेकिन ये सोचा कि इधर एक गुंजाइश है, 1 नंबर और 2 नंबर के अखबार की हर जगह ज़रूरत पड़ती थी। 2 नंबर का अखबार कोई नहीं था। तो हम तो इधर अखबार नंबर 2 के हिसाब से आए थे कि हमें 2 नंबर का स्थान इधर प्राप्त हो जाए। लेकिन जब आके यहाँ हमने देखा तो लोग लगा कि लोगों में अपेक्षाएं ज़्यादा हैं और जो प्रेजेंट अखबार है उससे कहीं ना कहीं लोग जो है वो अपने को कनेक्ट नहीं पाते हैं। और धीरे धीरे जो यात्रा यहाँ से चालू हुई इंदौर से, वो पूरे देश भर में, मध्य प्रदेश में हम लोग 8-10 साल में जो है नंबर 1 हुए। फिर राजस्थान गए, फिर पंजाब गए, हरियाणा गए, गुजरात गए और आज भास्कर समूह देश का सबसे बड़ा मीडिया समूह। 13 राज्य, 65 संस्करण। फिर बॉम्बे में जब आपने डीएनए शुरू किया तो डीएनए क्यों नहीं नंबर 2 पाया? डीएनए में हम लोगों की 2 चीज़ से हम लोग जो है वो कहीं ना कहीं फेल हो गए। जो हम अपनी उस समय हम लोगों ने ये असेस नहीं किया कि जो सामने वाला है उसकी मनी मसल पावर इतनी ज़्यादा थी कि उसके मुकाबले हम लोग उससे मैच नहीं कर पाए। टाइम्स ऑफ इंडिया ने भास्कर की सफलता को देखा और उन्होंने आँख मीच के जो है, उनके पास अच्छे रिसोर्सेज थे, अच्छी आमदनी के साधन थे, तो उनको जो मालूम था कि अगर भास्कर हमारे ऊपर चला गया, हालांकि भास्कर एक रीजनेबल नंबर 2 अखबार उधर पहले दिन से खड़ा हो गया था, लेकिन उन्होंने जो मार्केटिंग स्ट्रेटजी वगैरह अपनाई, विज्ञापनदाताओं वगैरह से क्लियर एक कहा कि अगर आप इनको दोगे तो इतना फ़ायदा होगा, इतना नुकसान। फिर वही फार्मूले आपने अपना लिए दूसरे शहरों में, इंदौर में, भोपाल में। टाइम्स ऑफ इंडिया ने जो फार्मूले आपको आगे बढ़ने से रोकने के लिए अपनाए थे, हमने पहले अपनाए थे, लेकिन उन फार्मूलों का कोई लाभ हमको नहीं हुआ। वो फार्मूले हमने शुरू में कोशिश की थी, लेकिन सब विड्रॉ कर लिए हमने, क्योंकि हमने ये मान के चल रहे कि आप उस फार्मूले से, जैसे टाइम्स को भी अगर आप देखें तो अगर उसने हमको 1 रुपये का नुकसान किया तो खुद 4 रुपये का नुकसान उसने भुगता। और आज टाइम्स ऑफ इंडिया भी, जो जिसको कहते हैं बॉम्बे एडिशन, भी इनडायरेक्टली टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप खुद पूरा अगर आप देखें तो एक जिसको कहते हैं 4 साल से कोई भी रेवेन्यू ग्रोथ नहीं कर पा रहा, बल्कि डी ग्रोथ पे टाइम्स ऑफ इंडिया आ गया। क्या कारण है इसके, आपको क्या लगता है? कारण ये लगता है कि जब आप कंपटीशन बहुत ज़्यादा करते हो, अनएथिकल, और कुछ भी आप तोड़ने पे लग जाते प्राइस वगैरह, तो हर इंडस्ट्रीज का एक लिमिटेशन होती कि अगर आप बिलो दी लाइन चले जाओगे तो ज़्यादा नुकसान होगा, और ज़्यादा नुकसान होने का कोई ऑब्जेक्टिव होने चाहिए। जैसे आज टीवी में आप मीडिया में देख लें कि सारे जितने टीवी चैनल हैं वो सब घाटे में चल रहे हैं। इसलिए चल रहे हैं कि वो सब कि कोई जिसको कहते हैं कि आगे पीछे बिजनेस प्लान है नहीं, और खाली नाम के लिए कि हमें टीवी चैनल दिखाना है तो टीवी चैनल चल रहे हैं, लेकिन आगे पीछे कोई बिजनेस प्लान नहीं होने की वजह से ना तो वो इंडस्ट्री ग्रो हो सकती। न्यूज़ चैनल की बात कर रहा हूँ, इंटरटेनमेंट चैनल अभी भी सक्सेस है, आपका जी सक्सेस है, आपका स्टार सक्सेस है, सोनी हो गया, कलर स्ट्रगल कर रहा। तो हर की एक टाइम लिमिट है कि कितनी आपके पास सब होने के बाद टाइम आपके पास है, कितने आपके पास साधन हैं जिनसे आप
सरवाइव कर सकते हो। इंदौर में 30 साल का बड़ा भारी जश्न मना रहे हैं आप, ऐसे हर शहर में मनाते हैं जश्न? जहाँ जहाँ जो शहर होते हैं, और चूँकि जिन सब शहरों में तो नहीं मना सकते 65 शहरों में, लेकिन कुछ शहरों में निश्चित रूप से हम बाकायदा पाठकों के साथ, ये जश्न जो है वो हमारे पाठकों के साथ भागीदारी का जश्न है। हमारा जश्न नहीं है कि हमने सफलता प्राप्त की, हम पाठकों के साथ इसमें भागीदारी करके, जो आपने खुद महसूस किया होगा कि हम बहुत से ऐसे कार्यक्रम अब कर रहे हैं जो पाठकों के हित के लिए हो, पाठकों की नॉलेज के लिए हो, पाठकों के इंटरटेनमेंट के लिए हो। लेकिन आप उसमें कहीं भी पैसा नहीं लगाते, सारे कार्यक्रम स्पॉन्सर पैसा खर्च करते हैं उसमें। नहीं, भास्कर कर रहा हो स्पॉन्सर मिलके, जो हमारे विज्ञापन, बाद में हम लोगों को उनको विज्ञापन देते। पैसा किससे लेंगे? जिन पाठकों ने, जिनने सब कुछ हमको दे दिया, उनसे पैसा लेके अगर हमको पैसे के साथ ही कार्यक्रम करना है तो उसके पास 10 ऑप्शन है। बड़े बड़े लोगों ने अखबार निकाले, अंबानी ने निकाला, नहीं चला, टाटा ने कोशिश की, नहीं चला, बिरला जी के खानदान का अखबार है जो बहुत नंबर 1 नहीं है आज की तारीख में, सबके अखबार नहीं चले। तो ऐसी क्या चीज़ है अखबार में जो चलती है, वो अलग ही फार्मूला है, वो क्या है? एक ही चीज़ चलती, पाठकों का विश्वास भाई साहब। पाठकों का और आपका मेन थ्रस्ट क्या है और आपकी प्रायोरिटी क्या है। अंबानी की प्रायोरिटी जो थी वो अखबार नहीं थी, वो उनका उद्योग जगत था। आज अगर अपन जिनकी भी टाटा की बात करें तो उनकी प्रायोरिटी जो है वो अखबार नहीं है। तो जिन जिन लोगों की प्रायोरिटी अखबार नहीं है और वो अखबार के धंधे में अगर हैं, हमारी प्रायोरिटी आज भी अखबार पहले है। उद्योग जगत जो है वो छोटा मोटा सब बाद में है, लेकिन सबसे 1 से 10 तक पहले हम लोग सुबह से शाम तक, हमारे तीनों बच्चे और मैं अगर सोचते हैं तो 80% टाइम आज भी अखबार में ही देते हैं कि अखबार कैसे आगे बढ़े। अभी आप कितने इंडस्ट्री में चले गए? आप एजुकेशन में चले गए, आप पावर में चले गए, आप? नहीं, हम एजुकेशन में नहीं है वैसा। नहीं है। एजुकेशन सोशल हमारी बहुत देखती है। अच्छा, संस्कार वैली स्कूल और मीडिया स्कूल आपका, भोपाल में मीडिया स्कूल, वो सब चैरिटेबल है। और मीडिया स्कूल तो इसको सपोर्ट करने के लिए है। मीडिया स्कूल जो है वो हमारे भास्कर ग्रुप को सपोर्ट करने के लिए है। वो पार्ट ऑफ दी, क्योंकि भास्कर में हम लोग उतनी ट्रेनिंग नहीं दे पा रहे थे, इसलिए उसको सपोर्ट देने के लिए मीडिया स्कूल किया। इसलिए हम एजुकेशन में नहीं है वैसा। और अभी किन किन क्षेत्रों में आप बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं और बढ़ना चाहते हैं? मेजर 80% में सिर्फ भास्कर है। और चूँकि भास्कर के साथ कभी कभी आप भी जानते हैं कि कभी कभी ऐसी परिस्थितियाँ पैदा हो जाती कि कभी कभी अखबार भी जो है वो फाइनेंशियल प्रेशर में आ जाते हैं। इसलिए 20% हम लोग ऐसे धंधों में हैं जिसमें सरकारी बहुत ज़्यादा बाध्यता हमारे सामने नहीं हो और सरकार हमको कोई प्रेशर नहीं कर सके और हम उस धंधों को सिस्टम से चला सके। इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में भी आप एक्टिव हैं, वैश्य महासभा में भी सक्रिय हैं, तो और क्या क्या कार्य में? नहीं, तो फेडरेशन ऑफ मध्य प्रदेश और चैम्बर कॉमर्स में तो मैं इसलिए आया कि जो लोगों की आवाज़ है, कभी कभी होता यह है कि जो छोटे छोटे व्यापारी हैं उनकी आवाज़ आप नहीं उठा पाते हो, तो उनकी आवाज़, चूँकि लोग, मेरा इतने साल हो गए, लोगों की कनेक्टिविटी है, तो मुझे लगता है कि उनको एक मंच देना चाहिए। वैश्य सम्मेलन जो है वो एक सामाजिक संस्था है जिसके माध्यम से, लेकिन आप काफ़ी समय देते हैं देखिए, ये हम मानते हैं कि अपने काम के साथ आदमी को और चीज़ों में समय निश्चित रूप से देना चाहिए, समय देना चाहिए और जो भी साधन हो सब देना चाहिए। भगवान ने अगर आपको दिया है तो वो देना चाहिए जरूरी, निश्चित रूप से। और अब आगे क्या लक्ष्य हैं आपके, क्या सोचते हैं? आगे यही लक्ष्य है कि पहले हिंदुस्तान में अभी कुल सब होने के बाद भी 45% लोग अभी अखबार नहीं पढ़ रहे हैं। तो हमारा लक्ष्य यही है कि आगे अगले 10 सालों में जो है 80-90% लोग अखबार हमारे क्षेत्रों में पढ़। पर यूरोप में तो अखबार बंद होते जा रहे हैं, मैगजीन बंद होती जा रही हैं। इंडिया में और यूरोप में अभी वो कल्चर आने में मैं समझता जो दुनिया सोचती है बहुत समय लगेगा। इसलिए लगेगा कि इंडिया में आज भी अखबार जो है वो $2-3 महीने का पर मंथ का इसका सब्सक्रिप्शन है, जबकि आप सिंगापुर में जाएं तो $25 का सब्सक्रिप्शन है, पाकिस्तान में जाएं तो $6 का सब्सक्रिप्शन है। तो इंडिया में अखबार बहुत ही चीपेस्ट माध्यम है और आपके घर पर डिलीवरी इसकी होती है। इसलिए जब तक ये घर पर डिलीवरी होगी और जब तक ये $30 का इंडिया में अखबार नहीं बिकने लगेगा, $25 का, तब तक ये ग्रोथ होती चली। इंदौर में एक शाम के अखबार ने डिलीवरी चार्जेस लेना शुरू किए हैं, ₹5 महीना। अब वो 2-4-5 रुपये में, जो मैंने आपसे कहा कि अभी भी इंडिया में अखबार बहुत सस्ते हैं, वैसा बहुत सस्ते हैं।
जो डिलीवरी चार्ज उसने नहीं लिया हो। कास्ट टू कास्ट क्यों नहीं बेचते अखबार, जब हर चीज़ लागत से ज़्यादा मूल्य पर बिकती है? 5 रुपये से कम में जूता पॉलिश नहीं होती, 5 रुपये से कम में कट चाय नहीं मिलती, 6-7 रुपये से कम में कट चाय नहीं मिलती, कोई भी काम नहीं होता, एक कचौरी नहीं आती, एक पान नहीं आता, एक सिगरेट नहीं आती, फिर अखबार इतना सस्ता कि सब अखबार वाले मिल के तय कर लो कि अखबार 5 रुपये। इसलिए होता यह है कि वो इंडस्ट्री जो मिच्योर्ड हो जाती उसमें तो आप कोई भी कॉल ले सकते हो। जैसे मैंने कहा कि अभी भी जिस देश में 50% लोग पढ़ सकते हैं अखबार और नहीं पढ़ रहे हैं, और जो अखबार नहीं पढ़ रहे और उनको भी अगर आप कॉस्ट बढ़ा दोगे तो आगे तो आप बढ़ ही नहीं सकते। एक टेम्पटेशन आपको याद हो, जब चाय हिंदुस्तान में नहीं बिकती थी तो लोग फ्री में चाय देते थे आपको, आप चाय के पैसे लेते। तो जब 50-80% 90% मार्केट हो जाएगा और लगेगा कि लोगों की पेइंग कैपेसिटी धीरे धीरे तरक्की हो रही है तो लोग फिर पेमेंट करेंगे 5 रुपये, धीरे धीरे बढ़ेगा वो। आपने एमए राजनीति शास्त्र में डिग्री ली है, आपने कोई एमबीए की डिग्री नहीं ली है, ऑक्सफोर्ड से नहीं पढ़े हैं, फिर भी बिजनेस इतना बढ़ा है, तो क्या क्या फार्मूले रहे आपके, हमें भी बता दीजिए कुछ। ऐसा है, फॉर्मूले एक ही है भाई साहब कि अखबार अगर है तो अखबार में एक ही मूल मंत्र था कि आप पाठक का ज़्यादा ध्यान रख सकें। लोग पाठक से ज़्यादा जब और लोगों का ध्यान रखने लगते, ये मान के कि हम किसी नेता का ध्यान रख लें, हम किसी विज्ञापन वाले का ध्यान रख लें, हमारे यहाँ बिल्कुल अलग है। एडिटोरियल डिपार्टमेंट और मैनेजमेंट डिपार्टमेंट दोनों एक दूसरे के पटरी के समान हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे को प्रभावित नहीं कर सकते। हमारा मैनेजर आज भी नहीं कह सकता संपादक से कि ये खबर छपेगी या इसको रोक दो, जो विज्ञापनदाता है। बस फर्क इतना है, अगर वो पाठकों के हित की खबर है तो किसी की भी खबर हो वो जरूर छप जाएगी। लेकिन जो सबसे अच्छे संपादक होते हैं, अच्छे मैनेजर होते हैं, उनको तो आप इंदौर से विदा कर देते हैं। श्रवण जी यहाँ थे, उनको आपने विदा कर दिया। अनिल धूपा जी बहुत अच्छे मैनेजर थे, उनको विदा कर दिया। अनिल महाजन जी थे, उनको आपने विदा कर दिया। ऐसा होता है वैसे कि एक जो मैनेजमेंट प्रक्रिया है वो ये बोलती है कि हर आदमी जब एक जगह काम कर लेता है 3 साल तक, तो 3-4 साल के बाद उसमें जो भी एक सोच होता किसी भी जगह के बारे में, वो सोच अपना पूरा कर लेता। उसके बाद वो आदमी कोई भी हो, मैं हूँ, अगर मैं आज इंदौर में से ही चालू करके इंदौर तक रहता तो मैं आगे नहीं बढ़ सकता था। जब आदमी 3 साल के बाद उसको दूसरा आदमी जब आता है तो नया सोच लेके आता, और नया जब लेके आता, भास्कर भी इसी स्कीम से आगे बढ़ रहा है। क्योंकि कोई भी संपादक या मैनेजर हम 3-4 साल से एक जगह ज़्यादा नहीं देते, उसको फिर पोजीशन चेंज करते कि या तो वो एडिटर है तो स्टेट एडिटर होगा, स्टेट एडिटर है तो ऊपर जाएगा, या इस स्टेट से दूसरे स्टेट में जाएगा, ताकि उसको भी विभिन्न तरह का। आज भास्कर बढ़ने का कारण ये है कि आपको अगर मान लो इंदौर का ज्ञान है और आपको स्टेट का ज्ञान नहीं है, और स्टेट में हो और आपको दूसरे स्टेट का ज्ञान नहीं है, तो आपकी नॉलेज कैसे बढ़ेगी? आपकी नॉलेज आप तक सीमित रह जाएगी। कोई अगर कहे कि मैं इंदौर में बेस्ट आदमी हूँ तो वो तो फिर इंदौर का ही बेस्ट हुआ ना। हाँ, हमें देश का बेस्ट चाहिए, हमें देश का सर्वश्रेष्ठ आदमी चाहिए, इसलिए हम लोगों को सब जगह का अनुभव दिलाते हैं। आपकी एचआर पॉलिसी बड़ी कड़क है और बड़ा ध्यान रखते हैं आप अपने स्टाफ का, तो कौन तय करता है एचआर पॉलिसीज आपकी? नहीं, एचआर पॉलिसी में ये मैनेजमेंट का व्यू ये है कि आज की दुनिया में, और जो अखबार जैसी इंडस्ट्रीज है और जो सर्विस इंडस्ट्रीज जिसको हम बोलते हैं, या एनी अदर इंडस्ट्रीज, मेन पावर जो है वो अपने आप में हम लोग एक असेट मानते हैं। जब असेट है, जैसे आप बिल्डिंग का ध्यान रखते हो, आप मशीन का ध्यान रखते हो, ऐसे ही हम मेन पावर को असेट मानते हैं और उनका ध्यान रखते हैं कि उनको कैसे डेवलप करना है। जब तक कोई मजबूरी नहीं हो जाए, जब वो आदमी किसी वजह से, जो भी आदमी हमारे यहाँ से गए वो मजबूरी में ही गए कि उनको लगा कि हमें इंदौर में रहना या हमको ये काम करना, तो फिर वो मजबूरी हो जाती। अदरवाइज हम जब तक वो आदमी में है किसी न किसी रूप में हम उसको यूज करते रहते हैं, उसकी सेवाओं। मैनेजमेंट की दुनिया में लोग बोलते हैं कि सारे अखबार वाले किताब पढ़ के अखबार चलाते हैं, और आप वो हो जिनको देख के किताबें लिखी जाती हैं, तो बड़ा जादुई काम आपने किया है। ऐसा है कि हम तो भाई सब चूँकि ग्राउंड पे ही काम करते हैं, तो जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होता है, दुनिया में जो कहावत है कि एक्सपीरियंस का, कोई भी एक्सपीरियंस किसी बाज़ार में नहीं बिकता, किसी किताब में नहीं बिकता। और एक्सपीरियंस अगर कोई लिख भी दे तो खाली छोटा बच्चा भी अगर आप उसको समझाओ कि साहब तू गिर जाएगा, तो आपके कहने से वो नहीं मानता। जब तक वो एक दफ़े
खुद नहीं एक दफ़े गिर जाए या जल जाए तो अपने आप वो आग से दूर हो जाता है। तो एक्सपीरियंस तो खुद आदमी को जीवन में भुगतना पड़ता है, उसके बाद ही वो आगे बढ़ता है। तो मैंने तो जो कुछ सीखा वो सब एक्सपीरियंस से, छोटी छोटी जगह आज भी सीखने की मुझ में ललक है, वो सीखता रहता हूँ ज़्यादा। नेताओं के दबाव आते हैं तो कैसे निपटते हैं आप? ऐसा है कि पहले नेताओं को ये लगता था और आज भी लगता है कि रीजनल अखबार जो है वो प्रेशर में रहते हैं, फाइनेंशियल या छोटे मोटे उनके काम रहते हैं कि नेता अगर आप एक स्टेट से जब आप अखबार निकालते हो तो फिर आपके सामने चीफ मिनिस्टर या नेता जो हैं वही बहुत बड़े वो होते हैं, क्योंकि रेगुलर आपका उनसे काम रहता। मान लीजिए कोई आदमी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ही वकालत कर रहा तो वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वाले से या डिस्ट्रिक्ट जज से बिगाड़ नहीं सकता, कोई बिगाड़ेगा तो वकील जा नहीं पाएगा, वही अखबार वालों का होता है। अब हम तो एक जगह ही नहीं, तो नेता लोग मानते हैं कि कई लोगों ने कई प्रयास किए डालने के। हम ये कहते हैं कि हम किसी के खिलाफ नहीं हैं लेकिन किसी के साथ नहीं है, बस ये हमारी पॉलिसी है। आपको भी ऑफर आए होंगे कि आप राज्यसभा में चले जाइए, टिकट ले लीजिए, आपके लोगों को टिकट दे देते हैं, तो आपने कुछ ऐसा? नहीं, मेरे पास ऑफ़र आया था जब प्रफुल्ल जी को मिला था, उसके पहले मेरे पास ऑफ़र आया था। तो मैंने हमारे मित्र जो थे जिन्होंने ऑफ़र दिया, मैंने उनसे एक ही सवाल किया कि जिस क्षेत्र में आप मुझे ऑफ़र कर रहे हो इसका वो जो बता दीजिए कि हाईएस्ट हाइट क्या है, क्या मैं प्रधानमंत्री बन सकता हूँ, और मंत्री बनूंगा तो पहले मैं बनूंगा कि आप बनोगे, दोनों में से तय कर ले आज, नहीं तो आज आप मित्र हो कल हम आपसे झगड़ा करेंगे। तो बोले यार क्या बात कर रहे हैं, मैंने कहा बात यही है, नहीं तो आपकी हमारी मित्रता आज है कल दुश्मनी होगी। इंडिया टुडे ने लगातार कई साल तक आपको भारत के सबसे प्रभावशाली लोगों में गिना है, तो कैसा लगता है जब कोई कहता है कि आप इंडिया के टॉप 50 सबसे पावरफुल आदमी हैं, तो कैसा लगता है? मैं ये मानता हूँ भाई साहब कि हमारी जो ताकत है वो इंडिया टुडे का जो आधार है वो अपनी जगह रखते होंगे, लेकिन मैं जो मानता हूँ कि वो प्रभाव जो है वो जब इंडिया टुडे लिखता है वो अपनी जगह है, लोग कहते हैं वो अपनी, लोग तो पैसे दे दे के भी छपाना चाहते हैं अपने बारे में, लेकिन जब आम आदमी मुझे प्यार से और उसके दुख दर्द में जब मैं शामिल होता हूँ तब मुझे लगता है कि बाकी मैं कुछ काम के लायक हूँ। अदरवाइज आप 50 हो जाओ, प्रभावशाली हो जाए, होता क्या है उससे? और प्रभाव जो आपने कहा कि मैं प्रभावशाली हूँ, और अगर अखबार का मैंने उपयोग किया तो अपने व्यापार के लिए नहीं किया वैसा, मैं समाज के लिए, जो आपने फेडरेशन का, मैंने पिछले 2 साल में फेडरेशन में 10 पॉलिसियाँ छोटे छोटे उद्योगपतियों के लिए बनवाई, उसके लिए मैं उपयोग करता हूँ। आज सामाजिक काम होना है उसके लिए मैं सरकार से बात करता हूँ, अपने काम के लिए मैं सरकार से बात नहीं करता। अपने प्रभाव का उपयोग समाज के लिए समाज या अन्य लोगों के काम के लिए करता हूँ कि जिसमें लगे कि लोगों की तकलीफ है या कोई ऐसी समस्या है समाज की, शहर की, फलाना, उसके लिए बहुत सी समस्याएं, अखबार उसकी ताकत उसमें लगाता है। ये 65 एडिशन, इतने राज्य, 16 राज्य, तो कहाँ कहाँ घूमते हैं आप, कैसे मैनेज करते हैं इतना बड़ा साम्राज्य? हमारी अब तो 20,000 लोग हमारे साथ काम करते हैं और करीब करीब 500 हमारे डेडिकेटेड जो HR के लोग हैं जो हमारे साथ काम करते हैं। वो सारा काम देखते हैं, हम तो देखते ही नहीं है। हमें तो पता ही नहीं होता कि पॉलिसी आप बनाते हैं, हमें तो पता ही नहीं होता कि क्या काम हो रहा। पॉलिसी एक ही है जो मैंने आपसे कहा कि सबको सब छापने का अधिकार है, लेकिन किसी के चरित्र हनन का अधिकार नहीं है, किसी को प्रमोशन का अधिकार नहीं है, किसी को डिफेम करने का अधिकार नहीं है, पर एक ही लाइन की पॉलिसी है जिसमें सारे लोग। जब रॉबर्ट वाड्रा पे आरोप लगे तब आपने उनके बारे में एक लाइन भी नहीं छापी? नहीं, ऐसा नहीं, जो लोग आरोप लग रहे हैं वो बराबर अखबार में पन्नों में छपे। अभी बीकानेर की मैं खबर देख रहा था, बीकानेर में जो खबर छपी है वो बराबर छपी है। अब ये देखिए अलग अलग अखबारों का एक अलग अलग मत हो सकता, कोई उसको फ्रंट बना सकता, कोई उसको अंदर के पेजों में ले सकता, वो एडिटर अपने आप जो है लेके अपना डिसीजन लेते हैं कि किस खबर का। अखबारों की पॉलिटिकल एडिटोरियल पॉलिसी कौन तय करते हैं? आप तय करते हैं कि सब लोग मिल बैठ के तय करते हैं? संपादक के लोग मिलकर तय करते हैं। जैसे कल्पेश जी आज की डेट में हमारे नेशनल एडिटर है, वो सब संपादकों के साथ रेगुलर टच में रहते हैं। हम तो खाली अगर हमारे पास कोई ऐसी शिकायत आती है जिसमें हमको लगे कि कोई संपादक या कोई रिपोर्टर गड़बड़ कर रहा है तो हम फिर एडिटर को कहते हैं कि भैया इसको चेक करो। इससे ज़्यादा हमारा रोल उसमें नहीं हो।
अपने महिला स्टाफ के लिए आप बहुत सक्रिय हैं, उनका ध्यान रखते हैं, कोई बदतमीजी करे तो तत्काल निकाल देते हैं। ये पॉलिसी बनाने का कि दूसरे लोग क्यों नहीं फॉलो करते आपको? नहीं, इसमें पॉलिसी कुछ नहीं होती वैसा, सिर्फ आपको कनेक्ट अगर है और ध्यान रख रहे हो, थोड़ा बहुत आप कह देते हो कि भैया जी क्या हो रहा है, ध्यान रखो, इसी में हो जाता। सतर्कता, इसमें कोई पॉलिसी नहीं होती। ये कोई पॉलिसी, थोड़ा सा आप अगर केयर ले रहे हो और थोड़ा सा आप टोका टाकी कर रहे हो तो सब काम हो जाता है अपने आप, कहने की जरूरत नहीं पड़ती उसमें। आप और कौन कौन सी इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं आप? नहीं, इंडस्ट्री तो मेजर अखबार है, रेडियो हो गया, डिजिटलाइजेशन कर रहे। 80% मैंने कहा कि रोल हमारा यही है। बाकी तो इंडस्ट्रीज में तो देखिए, इंडस्ट्रीज में सिर्फ सपोर्ट करने के लिए कि कभी अगर क्राइसिस आए तो एक हमारे पास आर्म्स रहे कि अखबार प्रेशर में नहीं आ जाए, उसके लिए 20-25% इंडस्ट्रीज में काम कर रहा है, अदरवाइज नहीं। एक सामान्य विद्यार्थी आपके पास आया और बोले कि साहब ये बताइए अग्रवाल साहब, आपने इतनी बड़ी फर्श से अर्श तक, ज़मीन से आसमान तक का सफ़र आपने तय किया, तो कौन कौन से चीज़ों का ध्यान रखा आपने? शिक्षा मांग रहा हूँ, क्या शिक्षा आप देंगे उन्हें? सिर्फ एक ही चीज़ आदमी को ध्यान रखना है, नंबर 1, सिर्फ कड़ी मेहनत और किसी टेम्पटेशन में नहीं आना, और अपने लक्ष्य को ध्यान रख के चलना है अर्जुन की तरह, और कोई दुनिया में कुछ नहीं है वैसा। आपकी अपनी कोई राजनीतिक विचारधारा है क्या? हमारी काहे की विचारधारा होगी? आज हम जिन स्टेटों में खड़े हैं, हम जिन स्टेटों में खड़े हुए हैं, एक ही हमारी विचारधारा है कि देश की जो आज मजबूरी हम लोगों की भी है, सबकी है, कि देश स्टेबल होके कैसे चले, सरकार स्टेबल होके कैसे चले, ये एक विचारधारा हमारी है। देश स्वच्छ रूप से कैसे चले, ये इसको देखते ही जितना संभव हो सके इसको करें। बाकी तो आज एक जगह कांग्रेस है, एक जगह बीजेपी है, एक जगह अकाली दल है, एक जगह कुछ है, तो किस विचारधारा और अगर आप कहें विचारधारा किस पार्टी की कौन सी विचारधारा है? सबकी एक ही विचारधारा है। अगर उनकी देखें कि सिर्फ सत्ता प्राप्त करो और उसका उपयोग करो, कोई विचारधारा किसकी क्या है? आप मानते किसी पार्टी में कोई विचारधारा कुछ कम ज़्यादा रहेगी? सिर्फ अगर देखें तो टॉप दी लाइन एक ही है कि सत्ता की प्राप्ति करना, इससे ज़्यादा तो मैं नहीं मानता किसी पार्टी की कोई विचारधारा है। आपको ज़िंदगी में झटके भी बहुत मिले होंगे, लोगों ने पीछे भी पड़े होंगे, कई लोग आपको पीठ में छुरे भी घोंपे होंगे, तो कहाँ पे आपने सतर्कता बरती? नहीं, ऐसा है कि हम ये मानते हैं कि हर झटके से, हर चीज़ से मैं ये मानता हूँ कि जो भी होता है वो अच्छे के लिए होता है। उससे आपको सबक लेना है कि आपने जो गलती की या आपने किसी पे ज़्यादा विश्वास किया, आगे से आप सतर्क हो जाओ और आगे चलो, क्या तय करो उसी को। हम लोग सब जो हो चुका है उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते, जो आगे होना है उस पर ध्यान देते कि आगे कैसे बढ़ना है। अगर आप पीछे उसी पे ध्यान देते रहोगे कि ये हो गया और मर गए और ऊपर से गिर पड़े और टांग टूट गई, और अरे कहाँ है, अरे टांग टूट भी गई है तो प्लास्टर लगाओ, चलो आगे यार, बस क्या ध्यान दिमाग लगाना उसमें। और आप दिन भर क्या करते हैं? पढ़ते लिखते हैं कुछ? कैसे आपकी दिनचर्या होती है? मेरा वैसा जो है कि सुबह उठ के सारे अखबारों को देखता हूँ, काफ़ी लोग जो हैं उनसे इंटरेक्शन करता हूँ, सुबह शाम दफ्तर में जाता हूँ। मुझे जिसको कहते व्यक्तिगत तौर पे फिल्म देखने का मुझे शौक़ है, आज भी बचपन से था। कौन है आपका फेवरेट हीरो? नहीं, जो समय समय वो बदलते रहते। अब अगर मैं देखूँ तो 60 में अलग हीरो थे, इतने 60 से आज 50 साल में हीरो इतने चेंज हो गए कि उस समय राज कपूर, देवानंद हुआ करते थे, फिर मनोज कुमार आए, फिर राजेश खन्ना आया, हीरो तो इतने चेंज। आजकल कौन है आपका फेवरेट? अपन तो कोई हीरो कुछ नहीं, हम तो टाइम पास माइंड को फ्रेश करने के लिए खाली फिल्म देखते, इंटरटेनमेंट के लिए। कुछ ही फिल्में आती हैं जो आपको वाकई, जैसे 3 इडियट आई थी जो सब्जेक्टिव थी, कुछ फिल्में होती हैं जो सब्जेक्टिव होती है और समाज को मैसेज देती हैं। अदरवाइज 80-90% फिल्में तो टाइम पास और खाली इंटरटेनमेंट के लिए आदमी देखता है वैसे फिल्म। गाना वाना भी गाते हैं आप? बिस्मिल्लाह खान आपकी शादी में उन्होंने शहनाई बजाई थी, आपको शौक़ है क्या गाने बजाने का? नहीं, मुझे बजाने का शौक़ नहीं है, लेकिन कभी कभी पार्टियों में, घर की पार्टी जब होती तो गाना गा देते। आजकल इस मीडिया के सामने क्या हमारे नेता, आपको लगता है कि नेता मीडिया के सामने ज़्यादा झुक जाते हैं? ऐसा है, देखिए, ये मीडिया को गलतफहमी है कि नेता झुक जाते हैं।
नेता आपसे बार्गेन करते हैं। जो मीडिया समझे कि वो झुक नहीं रहे हैं, वो आपसे बार्गेन कर रहे हैं। अगर आपके पास जो ताकत है आप उनको दे सकते हो, तो उसके बदले में जो लाभ लेना वो ले लो, वो तैयार हैं देने को, और कुछ नहीं। अब आप उसको झुकना मान लो। अगर आप कहो कि कंटिन्यूस हम उनके साथ नहीं हैं, तो आपको लाभ नहीं देंगे वो। मतलब नेता ज़्यादा स्मार्ट है अखबार वालों से? बहुत ज़्यादा। अखबार वाले स्मार्ट नहीं है। अखबार वाले छोटे छोटे टेम्पटेशन में जो है वो अपनी ताकत को ख़त्म बेच देते जिसको मिलते। इस इंडस्ट्री में जो नए लोग आए हैं, जो कामयाब हो रहे हैं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे आप? नहीं, ये सोच के आना चाहिए कि जिस इंडस्ट्री में जब मैं आया भाई साहब, सन 65 की बात है, तो 65 से मैंने ज्वाइन किया था इस इंडस्ट्रीज को। उस समय ये था भाई साहब कि इंडस्ट्रीज में टेक्नोलॉजी नहीं थी, कुछ भी नहीं था, सुविधाएँ नहीं थी, अच्छे जिसको कहते हैं ऑफिसेस नहीं थे, लोगों के पास गाड़ियाँ नहीं थी। 83 में जब मैंने चालू किया, सरवन जी भी मुझे तो वो एक छोटी सी गाड़ी पे मिले थे। आज हमारे सब संपादकों के पास हमने तय किया कि संपादक हमारा इतना बड़ा है तो उसके पास कम से कम कार होना चाहिए। तो आज हमारे सारे एडिशन में, बाकी स्टाफ का मुझे नहीं मालूम, लेकिन हर संपादक के पास कार है। कि अगर वो आज किसी के पास जाए तो उस आदमी को भी तो लगे कि ये रिस्पेक्टेबल आदमी है, नहीं तो वो मानता है ये संपादक है और वो छोटी सी गाड़ी से फटफटिया से आ गया और चला गया और उसके पास ना तो कुछ है। तो मैं मानता हूँ कि आज रिस्पेक्टेबल सैलरी भी इसलिए हम दे रहे हैं कि अगर वो हमारा फेस है वैसा एडिटर। तो लोग कहते हैं कि आप टाइम्स ऑफ इंडिया की नकल करता है भास्कर। नहीं, टाइम्स ऑफ इंडिया ने हमारी नकल की वैसा, हमने टाइम्स ऑफ इंडिया की नकल नहीं की। जो आप डीएनए की बात कर रहे हैं, डीएनए निकालने से पहले टाइम्स ऑफ इंडिया ने पूरा कल्चर अपना चेंज कर दिया कि क्या खबरों। पहले तो वो अखबार दिखाते थे, पढ़ाते कहाँ थे। अब वो अखबार पढ़ाते हैं, दिखाते नहीं। टाइम्स ने हमारी नकल की, हमने टाइम्स की नकल नहीं की। टाइम्स ने आपकी नकल की खबरों में। बाकी अगर कोई अच्छी चीज़ है, एचआर पॉलिसी फलाना मार्केटिंग की, तो वो निश्चित रूप से उन्होंने अपने विज्ञापन का रेट बढ़ाया, आपने बढ़ाया। उन्होंने नो कॉलम शुरू किए, आपने भी नो कॉलम शुरू किया। उन्होंने अखबारों के पाइन छोटे किए, आपने। देखिए, हम जो मानते हैं कि टाइम्स बड़ा ग्रुप है, इंटरनेशनल उनकी पहुंच है, तो अगर कोई चीज़ें अच्छी इंडस्ट्रीज में वो कर रहे हैं, लेकिन कंटेंट के मामले में हम कह सकते हैं कि उनने हमसे लिया, हमने उनसे नहीं लिया। आज वो रीजनल में टाइम्स ऑफ इंडिया कहीं सक्सेस नहीं हो पाया। हमने मराठी चालू किया, अब लाल खांडेकर गए हुए हैं, ना वो औरंगाबाद में सक्सेस हो पाया, ना नासिक में हमारे पास सक्सेस हो पाया। तो हम तो चैलेंज कर रहे हैं उनको। लेकिन चूंकि टाइम्स इतना बड़ा था और वो 150 साल पुराना अखबार था। नहीं, 150 नहीं, मनी पावर इतनी थी कि अगर कोई आदमी सोच ले कि हमें घर लुटा के काम करना है, तो वो तो फिर उसको कुछ नहीं कर सकते बच्चा। उसके साथ लड़ने में तो हमने तो सोचा कि हमको घर लुटा के कि आज हम स्टेक लगा देते कि भास्कर बंद करके और हमें डीएनए को खड़ा करना है और सब पैसा यहाँ का उधर ट्रांसफ़र करते, तो हमारी इधर ग्रोथ खत्म हो जाती। इसलिए हमने उसको गिव अप कर दिया कि भैया जैसा चल रहा है चलने दो, हमें भास्कर की ग्रोथ कंटिन्यू रखना है। तो हम 5 साल से भास्कर को बराबर ग्रोथ के मोड पर लाए हुए हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद रमेश जी, आपने हमसे बातचीत की, इतनी अच्छी बातें हमें बताई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बातचीत कार्यक्रम में अभी हमारे साथ थे श्री रमेश चंद्र अग्रवाल, चेयरमैन डीबी कॉर्प और भास्कर समूह के सर्वे सर्वा। आज इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।